गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप। अरस्तु के अनुसार क्रांति का स्वरूप क्या था, उसकी अवधारणाएं क्या थी, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर समग्रता से वार्तालाप करेंगे। और विशेष रूप से यह क्लास किसके लिए उपयोगी होगी, हम उन विषय वस्तुओं पर थोड़ी सी गौर कर लें। तो यूजीसी नेट के तहत पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष उपयोगी होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में यह तीनों टॉपिकों को सूक्ष्मता से करवाया जाता है। हमने सोचा यदि पढ़ा ही रहे हैं फिलोसॉफिकल आयाम थिंकर्स, तो क्यों ना इनके पॉलिटिकल आयाम को भी पढ़ा दिया जाए सूक्ष्मता से, जिससे पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काम निपट जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के यहाँ कोई टीचर नहीं है इस समय। पहले मनोज सर पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, और मेरा इस पे स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने सोचा इन चीज़ों को कंप्लीट करवा दे। तो यूजीसी नेट में देखिए पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होने वाला। जो फिलॉसफी के हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। तो ये दोनों ही टॉपिक क्या है, किस तरीके से है, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर सूक्ष्मता से बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। आज की क्लास में 3 टॉपिकों को हम संपन्न करने का प्रयास करेंगे। क्रांति का स्वरूप, राज्य का सिद्धांत और साम्यवाद या परिवारवाद का पतन। ये तीनों सिद्धांत अरस्तु के एक किताब थी, अरस्तु की एक किताब थी पॉलिटिक्स किताब थी, उसमें मिलता है। और वास्तव में पॉलिटिक्स कोई, प्रिया शर्मा गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, फटाफट आ जाइए, उसके बाद चलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होने वाला है यह क्लास, ठीक है। फिलॉसफी का यूजीसी नेट में जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज़ आपको मिलेगा। तो ये तीनों पॉलिटिक्स में तो थोड़ी सी यदि बेसिक देखें, प्लेटो में और अरस्तु में तो मूलभूत अंतर ये है कि प्लेटो का पूरा सिद्धांत कहीं ना कहीं आदर्शवाद की तरफ लेकर जाता है, आदर्शवाद का सिद्धांत की तरफ लेके जाता है, जहाँ सामाजिक आयाम, यहाँ पर देखिए आदर्शवाद, न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है इनका, वह पूरी तरीके से आदर्शवाद की तरफ ले जाता है, एक कोरी कल्पना की तरफ लेकर जाता है। जबकि अरस्तु का यह सिद्धांत पूरी तरीके से व्यवहारवाद की तरफ लेके जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें यह पूरी की पूरी जो किताब है पॉलिटिक्स, निबंध, यह किताब निबंध एवं पत्रों का संकलन है, निबंध एवं और पत्रों का संकलन मात्र है। ये पॉलिटिक्स की छोटी सी विशेषता है। जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे उनके लिए तो यह रामबाण होने वाली है, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी एक एक मूलभूत स्वरूप को देखते चलेंगे। इसकी डिटेल्स पढ़नी होगी तो ये वाली किताब ज़रूर पढ़िएगा, आपको इसके हर आयाम, मेरी ही खुद की लिखी हुई किताब है, ठीक है। इसको सिनॉप्सिस से लेकर हर चीज़ मैंने सजाने का प्रयास किया है, और उसी तरीके से हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप, उसके बाद राज्य का स्वरूप, उसके बाद साम्यवाद या परिवारवाद। ये तीनों विषय वस्तुएं हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीज़ नोट करते चलिए। क्रांति का स्वरूप मैं जिस तरीके से पहले पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आज भी पढ़ाऊँगा। पहले लिखूँगा भूमिका, भूमिका के तहत ये पहले 3 चीज़ें बताऊँगा। क्रांति का अर्थ क्या होता है, क्रांति का अर्थ, ठीक है। दूसरा, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या होता है, क्रांति क्या होती है। तीसरा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, वर्णन कहाँ
मिलता है। तो इसका वर्णन इनकी किताब पॉलिटिक्स में मिलता है। इसका वर्णन अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स में मिलता है। एक एक चीज़ नोट करते चलिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अपने जो भी कमेंट होंगे ज़रूर आप देने का प्रयास करिएगा। क्रांति का मूल अर्थ होता है मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत सत्ता का परिवर्तन, सत्ता एवं शासन का परिवर्तन। क्रांति का वास्तविक अर्थ होता है कि मूलभूत सत्ता का परिवर्तन या क्रांति का परिवर्तन, ये बेसिक अंतर होता है। लेकिन यदि दूसरे आयाम से यह से देखा जाए तो अरस्तु क्या कहते हैं, संवैधानिक परिवर्तन का विकास। इनके लिए संवैधानिक परिवर्तन का विकास ही सत्ता का क्रांति का परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य यही है कि यह राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आने की वकालत करते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, चौथी चीज़, यह राजतंत्र से लोकतंत्र के तरफ आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पांचवी चीज है, क्रांति विशेष रूप से लोकतंत्र या जनता का संगठित रूप माना जाता है। और संगठित रूप क्यों माना जाता है, इसका कारण भी है, ठीक है। जनतंत्र यानी कहने का मतलब कि एक ऐसी बिगुल जो अत्याचारी राजा के खिलाफ, अत्याचारी व्यक्ति के, अत्याचारी धार्मिक नियम के खिलाफ एक जनता की बिगुल होती है। परिवर्तन की लहर को ही क्या बोलते हैं, जो परिवर्तन की लहर होती है उसी को हम क्रांति का स्वरूप बोलते हैं। परिवर्तन की लहर, छठवां इसका नाम हो जाएगा परिवर्तन की लहर। एक एक चीज़ शब्द जहाँ से जो शब्द आए उसे समझ लीजिएगा। हम हर डायमेंशन में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परिवर्तन की लहर, ठीक है। जिसको जहाँ पर न समझ में आए वह अवश्य पूछे, मैं उसका मूल्यांकन सूक्ष्मता से कर दूंगा, ठीक है। अब ये बताते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। परिवर्तन की लहर यहाँ पर देखें। अब बात आएगी परिवर्तन के आयाम। सातवां पॉइंट हो जाएगा परिवर्तन के आयाम। तो परिवर्तन के कई आयाम है, जैसे ए सामाजिक आयाम, बी राजनैतिक आयाम, सी आर्थिक आयाम, ठीक है। डी धार्मिक आयाम। हो सकता है कि समाज में धर्म की रूढ़िवादिताओं को लेकर आवाज़ उठ रही हो, तो वहाँ पे जनता जो परिवर्तन करना चाहती है उसे धार्मिक आयाम के तहत परिवर्तन की क्रांति कहा जाता है।
आज़ादी के बाद 1947 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धार्मिक परिवर्तन, जाति सहिष्णुता की क्रांति की बिगुल बजाए थे, उसको धार्मिक परिवर्तन के, जाति परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। जबकि सती प्रथा भी एक प्रकार की धार्मिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। सती प्रथा भी एक धार्मिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। आर्थिक परिवर्तन में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था के जगह समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हुआ, 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो वो भी एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक है, जनता चाहती थी कि सबके पास शासन व्यवस्था जाए, सबको विकास हो, तो वहाँ पे राजनीतिक आयाम, तो यह इतने प्रकार के आयाम आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से क्लास समर्पित है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए विशेष एक पॉलिटिकी की थ्योरी को मैं अरस्तू की पढ़ाने का प्रयास, समझाने का प्रयास करूंगा। बात आती है क्रांति के प्रकार। ये आयाम है, इतने आयामों से होती है। सामाजिक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख ले, भूलेगा कभी नहीं। सामाजिक रूढ़िवादिता के खिलाफ, रूढ़िवादी के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ। राजनीतिक में शासक वर्ग के खिलाफ, शासक वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाना। एग्जाम्पल याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, आर्थिक क्या होती है? संपूर्ण सिस्टम के खिलाफ, संपूर्ण सिस्टम में परिवर्तन केवल ना एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ, रूढ़िवादिता के खिलाफ, ये चीज़ें। अब एग्जाम्पल भारत में भी आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है। मूलभूत चीज़ें ये होती है कि हम इसके वास्तविक अर्थ समझें, उसकी वास्तविकता क्या है, तो सारी की सारी ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्रांति के प्रकार। क्रांति के प्रकार, अरस्तु कितने प्रकार के क्रांति को मानते हैं? ठीक है, क्रांति को मानते हैं, तो हम एक एक सिस्टम को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक होती है आंशिक क्रांति और पूर्ण क्रांति। एक क्रांति, पहली जो क्रांति का नाम है आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति। पूर्ण क्रांति तो ये कहते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और ऑनलाइन कोचिंग वालों ने जिस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया था, ठीक है, तो इस प्रकार की क्रांति को कहते हैं आंशिक क्रांति। ठीक है, और जो 2014 में अन्ना हजारे ने जो परिवर्तन की लहर लेके आए थे, जहाँ पर सड़कों पर, रोड पर एक एक लोग निकल गए थे, उसको कहते हैं पूर्ण क्रांति। सत्ता परिवर्तन के खिलाफ यह आती है। और हमेशा एक चीज़, सामाजिक, पूर्ण क्रांति हमेशा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने मैंने 5 आयाम लिखवाया, पांचों आयामों को परिवर्तन करने के लिए आती है। जबकि पूर्ण आंशिक क्रांति हमेशा किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के परिवर्तन के लिए आती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंशिक क्रांति क्या है, कि एक ऐसी क्रांति जो शासक वर्ग के एक किसी क्षेत्र विशेष में जो परिवर्तन होता है उसके खिलाफ आती है, तो उसे हम कहते हैं आंशिक क्रांति। जबकि पूरे सामाजिक आर्थिक उखाड़ के फेंकने का, सिस्टम को ही जहां उखाड़ कर फेंकने की वकालत की जाती है, उस प्रकार की क्रांति को क्या कहते हैं? पूर्ण क्रांति
एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिया। रेलवे का जो एग्ज़ाम था, सारी कोचिंग वालों मिलकर भारत सरकार के खिलाफ आ गए कि गलती हुआ, 2 दिन में सिस्टम को बदलना पड़ा। तो ये आंशिक क्रांति है, क्योंकि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में था। और 2014 का आज़ादी के पहले की जो बिगुल थी उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण क्रांति बोलते हैं। यह बेसिक अंतर है। दूसरा होता है रक्तपूर्ण क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति, और दूसरा इसी में रक्तहीन क्रांति। हीन क्रांति विश्व के मानस पटल पर आपको ब्रिटेन में जो क्रांति हुई थी, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। वहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, उसमें हम क्या देखे थे कि मारपीट खून खराबा नहीं हुआ था। तो इसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति, लेकिन पूरी सिस्टम बदल गई। मैं हर चीज़ को ना इंडिया के एग्जाम्पल से जोड़कर दिखाऊंगा, ठीक है। जबकि अभी आप लोग किसान आंदोलन देखे थे, किसान आंदोलन में भारत सरकार के खिलाफ, संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, बहुत से किसान मारे गए, ठीक है, बहुत से सैनिकों पर भी जानलेवा हमला हुआ। तो यह एक प्रकार की क्या है, रक्तपूर्ण क्रांति। इसके साथ यदि विश्व में देखें तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सभी रक्तपूर्ण रही हैं, क्योंकि सत्ता को उखाड़ फेंकने में बलिदान देना ही पड़ता है। आज़ादी के बिगुल बजाने वाले भारतीयों में भी उस तरीके की चेतना थी जहां पर इस प्रकार की अवधारणाओं को देखने का मिला था। तीसरी होती है व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत, गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति क्या होती है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ जब लोग आवाज़ उठाते हैं कि नहीं ये बाबा, जैसे अभी हुआ था एनटीपीसी के तहत, या मान लो कि कोई मंत्री है, उसको कहा जाता है कि इसको बर्खास्त करो। अभी मुजफ्फरपुर मतलब रेप कांड हुआ था, तो उसमें मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, बर्खास्त करने के लिए पूरी जनता एकजुट हो गई थी। तो उस प्रकार की जो क्रांति होती है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत क्रांति। दूसरी होती है गैर व्यक्तिगत। गैर व्यक्तिगत का मतलब होता है कि संवैधानिक उद्देश्यों के परिवर्तन के मतलब डायरेक्ट किसी पार्टिकुलर सिस्टम को भंग करना। यदि यही कह दें कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निजीकरण करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वो सारी चीज़ें देख रेख करेगा और सबका वो धीरे धीरे निजीकरण करेगा, तो वहाँ पर जनता का आग बबूला होना, उस सिस्टम को उखाड़ फेंकना कि नहीं, मान लीजिए कि दिक्कत हो जाएगी, तो उस प्रकार की जो अवधारणा होती है उसे कहते हैं गैर व्यक्तिगत सिस्टम। उसके बाद चौथा होता है वर्ग विशेष, यानी वर्ग विशेष, वर्ग विशेष के प्रति क्रांति, वर्ग विशेष या समूह के प्रति क्रांति, समूह के प्रति क्रांति। जैसे स्टूडेंटों के द्वारा, स्टूडेंट मतलब छात्रों के द्वारा राजा के मतलब जो परिवर्तन होता है, मांग होती है, उसे कहते हैं किसी एक वर्ग विशेष का। जैसे डॉक्टर हड़ताल पे आ जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि पूरे भारत में डॉक्टर हड़ताल पे चल देंगे, ठीक है, मरीज मर रहे हैं, मरने दो, डॉक्टरों को एक यदि खरोच आए तो पूरे विश्व, पूरे भारत के डॉक्टर एक जगह अनशन पे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि वह पूरी तरीके से ईमानदारी से नहीं रखती है तो वो धरने पे बैठ जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई खरोच न आए, तो वह एक वर्ग विशेष है और उस वर्ग विशेष के द्वारा की गई जो क्रांति है उसको कहते हैं वर्ग विशेष की क्रांति। अब वास्तविक रूप से हम ये जानना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ये 4 प्रकार की क्रांति है, ठीक है,
4 प्रकार की क्रांति है। अब इसी विश्व की जितनी भी क्रांतियां आई हैं इसी 4 प्रकार की क्रांतियों में आ जाएगी। यदि किसी भ्राता बंधु को इसके अलावा भी यदि कोई क्रांति निकलती है तो वह कमेंट में करके बता सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट में भी बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं। 6 लोग हैं, कम से कम 6 वीडियो लाइक्स तो कर दिया करिए आप लोग। तो यदि 6 क्वेश्चन यदि एक बताएंगे तो भी नहीं हो। देखो मेरा एक ही मानना है कि सबसे बेस्ट पढ़ाई किसमें होती है, डायलेक्टिक मेथड। सुकरात हमेशा कहते थे कि छात्रों में डायलेक्टिक मेथड को बढ़ाओ, संवाद विधि को बढ़ाओ, कि कुछ वो पूछे कुछ हम पूछे, उनको डाउट हो उनको संतुष्ट करो, उनकी चीज़ों को ना पूर्ण करो। ऑटोमेटिक वह जो संतुष्टि का ज्ञान होगा वह पूर्णता का ज्ञान होगा। तो मैं डायलेक्टिक मेथड में विश्वास रखता हूँ और डायलेक्टिक मेथड तभी पूर्ण होगा जब हम कुछ बताएं कुछ आप पूछें। ठीक है, मज़ा आता है। ठीक है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, कोई भी दिक्कत होगी। ये पूरी की पूरी क्लास पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है। ठीक है, और फिलॉसफी के लिए भी। तो इस चीज़ों को गौर करिएगा। क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, फटाफट नोट करते चलिए। क्रांति का उद्देश्य, आज तीनों टॉपिक को कवर करवा दूंगा। क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, तो सामान्यतः क्रांति का उद्देश्य क्या होता है कि शासक वर्ग में पूर्ण परिवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रूढ़िवादी विचारधारा के स्थान पर उदारवादी विचारधारा को अपनाना, स्वीकार करना। आप लोगों को लगेगा कि मूलभूत कारण यही है, इसी की वजह से सारी की सारी चीज़ें होती हैं। राजा के द्वारा प्रचलित नियमों के जगह पर क्या होता है, राजा के तीसरा कारण क्या होगा, राजा के प्रचलित नियमों के स्थान पर राजा के प्रचलित नियमों के स्थान पर संवैधानिक विकास का परिवर्तन, यही किसी भी क्रांति का मूलभूत उद्देश्य होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें जिससे सभी लोग जुड़ सके। तो आपको समझ में है कि अभी आप लोगों को इन क्रांति के उद्देश्य से कोई भी एक्स्ट्रा लगता हो तो बता सकते हैं कि नहीं सर ये भी हो सकता है। मुझे भी लगेगा कि नहीं बच्चे हैं, ये तो यूजीसी नेट की में पॉलिटिकल साइंस के भी कोई विद्यार्थी हों, यदि किसी भी किताब में वो पढ़े हों तो ज़रूर यहाँ पर बताएं कि इसके सिवा भी हो सकता है। मेरे को लगता है कि संपूर्ण विचारधारा इसमें आ जाती है। आप कितनी भी तरीके के लेके आएंगे तो वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट होता है क्रांति का कारण। ये इस तरीके से एक सिनॉप्सिस मेथड है, क्रांति के कारण। सिनॉप्सिस मेथड से इसलिए मैं पढ़ाता हूँ कि आप इन द फ्यूचर एक एक चीज़ जोड़ के, यदि बीए एमए के लड़के होंगे तो आप लिख लेंगे और आपकी एक बेसिक ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन की क्रांतिकारी एक ना कंसेप्ट बन जाएगा, आपका एक माइंड मैप बन जाएगा। माइंड मैप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, अब देखिए कारण भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कारण भी क्रांति के 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है, सामान्य कारण। ठीक है, सामान्य कारण। दूसरा क्या है, विशेष कारण। एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जाके जगह पर बैठ जाएगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो, सामान्य एवं विशेष
के बीच व्याप्त जटिलता ये तीन ही मूल कारण हैं जहाँ से क्रांति होती है। ठीक है, क्रांति पहला सामान्य कारण क्या है, जैसे आम जनता को, लोकतंत्र में आम जनता को क्या चाहिए, विपाशा चाहिए। अब विपाशा का मतलब विपाशा वसु नहीं होता है, ठीक है, विपाशा का मतलब होता है बिजली पानी सड़क। ठीक है, तो आम जनता को क्या चाहिए, विपाशा बिजली पानी सड़क। यदि ये चीज़ें नहीं मिलती है तो आम जनता क्या करती है, आमूलचूल परिवर्तन, सरकार के खिलाफ एक्शन। खाने को नहीं मिलती है तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, उखड़ के आ जाती है। तो इस प्रकार की मतलब सामान्य आवश्यकताओं के लिए किया जाने वाला जो क्रांति होती है उसे क्या कहते हैं, सामान्य कारण। विशेष कारण क्या है कि अभी आप देखे थे, अभी हाल ही में क्या हुआ था, यहाँ पर अन्ना हजारे NRC CA आया था, तो जहाँ पर एक अपने अधिकारों के लिए, अपने विशेष अधिकारों के लेकर एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, बिगुल बजा दिया था। तो इस प्रकार की चीज़ें विशेष कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि जब टीचर कुछ नई चीज़ें बोले तो यहाँ सिनॉप्सिस के तौर पर यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे में तो कम है, आप में तो कॉपी में जगह होगी, तो उसी में ऑटोमेटिक जोड़ लीजिए। मैं फॉर्मेट इसलिए बनवा देता हूँ कि इन द फ्यूचर यदि आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक बनती हुई नज़र आएंगी। तो इस चीज़ को ज़रूर बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि हर विषय वस्तु को सूक्ष्मता से सजोने का। ठीक है, तो ये सामान्य और विशिष्ट कारण के अंतर्गत देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ें होती है जैसे शासक वर्ग कुछ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी घोषित कर दें कि सारे के सारे सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा। ठीक है, ठीक, सारे के सारे सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा, या सारी यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई महंगी हो जाएगा या प्राइवेट कर दिया जाएगा, ये तो होने ही है। ठीक है, अब कौन कितने जल्दी समझता है ये तो आप सबके ऊपर है कि कितना जल्दी ये चीज़ें हैं। ये ना पीछे के दरवाजे से चोरी छिपे सारी चीज़ें ये की जा रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो जाएगी कि आम जनमानस के बेटे बेटी किसी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे नहीं। वही बात है कि लॉलीपॉप, वो चारा दिखाकर मछली फंसाना। ठीक है, जैसे 400 रुपया, जैसे पहले गैस का सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, तो ये कहे कि हम सब्सिडी देंगे, 600 रुपया किए, 400 रुपया मतलब 400 रुपये का था तो 600 रुपया दाम बढ़ा दिए और 200 रुपये की सब्सिडी दे दिए। आज वहीं गैस 1200-1100 का हो गया, अब सब्सिडी के नाम पे भी ख़त्म है। तो पहले ये देखा जाता है चारा दिखा दो और मछली आए उसे पकड़ लो, तो वो सरकार यही काम करती है, चारा दिखाकर मछली फंसाने का। आम जनमानस बहुत देर से समझेगी, और जब देर से समझेगी तो यहाँ सबसे बड़ी हानि किसकी होती है, गरीब वर्ग के लिए। अमीर वर्ग तो संपन्न है, वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। हम जैसे गरीब वर्ग के लड़के जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जहाँ 5,000, 6,000, 10,000 फीस होगी, वह एक आम जनमानस के लिए व्यक्ति जो गरीब, जिसकी कमाई ही 10,000 हो, वो कहाँ से सरवाइव कर सकता है। तो ये गलत हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंधभक्तों की किस तरीके से लाभी इन चीज़ों की आवाज़ नहीं उठा रही है। पहले JNU भारत की सबसे बेस्ट संस्था मानी जाती है, BHU, जहाँ पे 600-700 रुपये फीस लगती थी। मैंने भी कहीं न कहीं उसी 600-700 रुपये वाली दौर में ग्रेजुएशन, PG, PhD कर लिया। 2,000 रुपया PhD में फीस लगती थी, 2,300 रुपया फीस लगती थी, मस्त, वो भी कासन मनी में 50% मिल जाती थी। तो एक दौर था। अब क्या है, इतनी महंगी
पीएचडी करना तो बहुत मुश्किल का काम हो गया है। वैसे भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी हाईली एजुकेटेड है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, जितने ग्रेजुएशन में लड़के रहते हैं उसका मात्र 1% लोग डॉक्टरेट करने पे मजबूर होते हैं। 1% ही लोग जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरी जो सिस्टम व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसका मात्र 1% डॉक्टरेट लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। अब सोच सकते हैं कि कितने बड़े विद्वता के प्रमाण है। अब उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि कम टेक्निकल टर्म में है तो बता दे, मैं एक्सप्लेन कर, वो टर्म बता दो ना, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे लाल। यही चीज़ें तो मैं चाहता हूँ कि एक अंगुली मैं पकड़ा के दे रहा हूँ तो उसे पकड़ो, जो डाउट हो पूछ लो। तो कोई भी टर्म्स हो ना तो लिख, मैं देख न बताऊँ तो न। यदि किसी किताब को पढ़ना होगा तो ये वाली किताब ज़रूर देखना, मेरी ही खुद लिखी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें देख जाएगी। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, अब ध्यान से देखना। अब बात आती है सामान्य कारण में, तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें तो सामान्य कारण क्या हो सकता है। थोड़ा सा यदि इसे और बड़ा कर दें सामान्य कारण में, तो सामान्य कारण में चीज़ें क्या होगी। सामाजिक कारण, समाज में परिवर्तन, सामाजिक कारण, जैसे कोई सामाजिक बुराई हो उसके खिलाफ जनता के लोग बिगुल बजाते हों, ठीक है, तो वो सामाजिक कारण होगा। अरस्तु का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिसे देखो आपको दर्द कब होता है, जैसे जाति व्यवस्था भारत की है वह कहीं ना कहीं उस चीज़ों को उद्भव करने का कारण करती है कि आप जैसे ब्राह्मण हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, हम शूद्र हैं तो छोटे हैं। अरे किस बात के खून, इसका हाथ को काटोगे, ये मेरा हाथ है, इसको काटोगे तो क्या मेरे में काला खून बहेगा, और आप में काटोगे तो रेड कलर की खून बहेगा। अरे मत ये भेद करो, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम पर चीज़ें आधारित है, ठीक है, जो पूरी तरीके से वोट बैंक के तहत राजनीति करते हैं। फूट डालो राज करो का जो अंग्रेज़ों ने फूट डालो हिंदू मुस्लिम चीज़ों पर करके गए, वहीं ये लोग आज के लोग हर जाति में फूट डालो राज करो की अवधारणा को शुरू करते हैं। और बड़ा बड़ा मैसेज कर दिए मेरे लाल सर। कुछ लोग यूजीसी की क्लास में गाली गलौज देते हैं, रीजनिंग की क्लास में और ज्योति मैम की क्लास में, उन सब का नाम बदल मी पुतिन और होप में बिलीव तुषार है। सर डेली यहाँ नाम वाले लड़के गाली देते हैं, पढ़ने नहीं आ देते हैं, आंसर देने में कमेंट प्रॉब्लम होती है, प्लीज़। देख मेरे भाई, एक कहावत मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ मेरी तो आज तक की एक चीज़ रही है कि मेरे क्लास में मैं पिछले ऑनलाइन पे 8-9 महीने से पढ़ाता हूँ। भगवान की विशेष कृपा है, आप लोगों का विशेष आशीर्वाद है कि मेरी क्लास में आज तक, भगवान को, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आज तक कोई लड़का बदतमीजी से आज तक बात भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है और आपकी भी जिम्मेदारी होती है। वी आर द मेंबर ऑफ फैमिली, देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। इफ़ यू नॉट रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन, देन यू कांट get respect to any person, then you should try to maintain this relation between teacher and student. It is the best way. मैं कहता हूँ ना कि सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें शालिनी वर्मा, ठीक है, कोई बात नहीं गुड़िया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कहता हूँ, मेरी एक ही चीज़ है कि सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा भी किया है तो बहुत बुरा भी किया है। इसके दोनों परिणाम है, सुविधा भी दिया है तो बेड़ा गर्क भी किया है।
लेकिन यहाँ पर खड़े हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि टीचर की जो गरिमा होती है उसको बखूबी बरकरार रखे, उसी मानवीय मूल्यों के साथ शिक्षा दीक्षा का समापन करे। और देखो कुछ लोग होते हैं अराजक तत्व जो बोल के जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। और इन चीज़ों पर मैं हमेशा देख लेना, मेरे आज से नहीं पिछले 6 महीने की वीडियो लेक्चर उठा के देखना, कोई बदतमीजी नहीं करता है, कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा। और 99% तू देखोगी कोई पूछेगा, क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्योंकि मैं उस स्वरूप से पढ़ाता हूँ, इस सिस्टम से पढ़ाता हूँ कि लगभग आपके 99% क्वेश्चन के आंसर आपके उसी में हो जाते हैं। ठीक है, 90 मेरी तो बहुत कम क्लासें यूट्यूब पे होती है, सारी एप्लीकेशन पे ही होती हैं, बहुत कम ही मैं यूट्यूब की चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो आज तक वहाँ भी ISPCS में भी मेरे बच्चे हैं, संकल्प बैच, सार्थक बैच, सभी में हैं। तो एक ना हमें बनाना पड़ता है, हम जैसा आचरण करेंगे उसका परिणाम आप पे भी दिखेगा। तो एक गुरु का परम कर्तव्य होता है कि अब हम लोग क्या, मैं क्या हूँ आपके लिए, एक ना राही हूँ, नाविक हूँ। कहता हूँ बेटा ये अंगुली पकड़ और ऐसे आ, तो हम जैसे अंगुली पकड़ा कर लेके आएंगे वैसे ही आओगे मेरे लाल लालियों। तो आप सभी की कोई गलती नहीं है। यूट्यूब ने पूरी आज तक तू ही नहीं गुड़िया, एक मैं बात बता रहा हूँ, तुम ही को नहीं कह रहे हैं गुड़िया, आप संकल्प मतलब एप्लीकेशन पे भी 90 बस पैसेंस रख। मेरी एक ही चीज़ रहती है कि आप पैसेंस रखिए, और जैसे मैं आपको अंगुली पकड़ के ले जा रहा हूँ आप उसी तरीके से पकड़ के आइए। आपको मैं 99% मैं हर सवाल का आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया हूँ बिहार वाले चैनल पे। आप लोग ना मेरी बात मत मानिएगा, वहाँ पर ना वीडियो को सर्च करके आप मेरे नीचे बच्चों द्वारा लिखे गए कमेंट पढ़िएगा। कोई मुझे भी खुशी होती है कि शायद मैं अपने परिवार के लोगों को एक नई दिशा दे पा रहा हूँ। सही को सुधारे तो क्या सुधारे पागल, यदि एक बिगड़े को सही रोड पकड़ा के निकाल के ले जाओ तो होता है। ठीक है, तो मैं सबके साथ, एक अच्छे भी है बुरे भी है, सबको एक साथ प्यार से बांध ले जाता हूँ। ये मेरी बड़कपंती नहीं है, वो आपकी बड़कपंती है कि हर चीज़ों में आप लोग मेरा विश्वास देते हैं एज अ फैमिली, एज अपने घर के बड़े भाई बड़े सदस्य के रूप में मुझे हमेशा से रिस्पेक्ट दिए, और मैं भी उतनी ही सम्मान के साथ आप लोगों का कद्र करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा गुड़िया। ठीक है, अब देखो सामान्य कारण में सामाजिक चीज़ें बहुत कारण मानी जाती है। समाज में जो जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं ना, वह बहुत भयावह होती है कि तू हिंदू, मतलब अभी तो ये चीज़ें हैं कि हिंदू मुस्लिम। कल एक चीज़ है, भारत में 90 इस समय जो बिगुल है, राजनीतिक चीज़ें हो रही है, तो थोड़ी सी मोहम्मद अली जिन्ना जो जीत नहीं कर पाए, वो मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। कि देखिए मैं पार्टी विशेष की चीज़ें नहीं, क्यों हमें ज़रूरत है, क्यों कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है हम ऐसा करेंगे। अरे भाई हम अपने दिया, मेरी माँ एक बात हमेशा कहती है कि घर में दिया जला के देवताओं के यहाँ दिया जलाने जाया जाता है। मतलब अपने घर को सही बना लो, उसके बाद दूसरे के घरों में देखो, पहले अपना तो देख लेना। हमें क्या है कि हम अपना नहीं देखते हैं, दूसरे में देखते हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है। अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से हम ज़्यादा परेशान हैं। चलो, सामाजिक कारण, सामान्य कारण में बहुत बड़ी भूमिका है। एग्जाम्पल के तौर पर इस समय 2 चीज़ें लेके जाएंगे आप। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था भारत की ये सबसे बड़ी विडंबना रही है। दूसरा धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता कि यदि मेरा ईश्वर, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ लेकिन मेरे भगवान आप में है, उस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं है। मैं उस हर शख्स को पूजा करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ जिसमें आत्मा है, जीव है, क्योंकि ईश्वर की वास्तविक अभिव्यक्ति इसमें है।
इसमें कहेंगे बाबू रे मान ले कि इसमें भगवान है, क्या आपको लगता है कि भगवान नहीं? लेकिन आप में भगवान है। हम उस भगवान, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस भारत के हर व्यक्ति को दोषी मानता हूँ। गुड़िया मिल सकती है, चौखंबा पे जाओ ना, सुनो अमेजन पे सुनो, अमेजन पे जाओगी, डॉक्टर अवधेश यादव डालोगी, डॉक्टर AWADHESHYADAV ये डालोगी तो मेरी किताबों का वो आ जाएगा। ठीक है, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन ये वाली आ जाएगी। ठीक है, हमें देखो मैं पहले ही चीज़ें बोलता हूँ ना कि एक मेरी कमी है, मैं भले ही बुकलेट नॉलेज थोड़ी भगवान ने थोड़ी बहुत दे दिया है, लेकिन तकनीकी रूप की चीज़ें कम होती है, कम जानता हूँ, वो भी सीख जाऊँगा। अब तकनीकी के क्षेत्र में आऊँगा ना तो बहुत जल्दी सीखने की प्रवृत्ति मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, तो वो भी चीज़ें सीख जाऊँगा। ठीक है, अब देखो दोनों व्यवस्थाएं हो सकती है। जाति व्यवस्था, देखो मेरी क्लास देख लो, 99% चीज़ें हम देख के जाएंगे। ठीक है, मेरी क्लास देख लो, ऐसा कोई चीज़ मेरे से बेईमानी नहीं होती है, ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ाऊँ कुछ और पेड़ पे कुछ पढ़ाऊँ। जहाँ खुलेंगे मूल रूप से खुलेंगे, नहीं तो बेईमानी नहीं होगी। नहीं पढ़ाना होगा तो साहब बोल देंगे देख मेरे भाई मेरे को आता नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और खुलूँगा तो पूरी ईमानदारी से खुलूँगा। ये मेरी विशेष चीज़ें हैं, हो सकता है अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। दूसरा देखो, ये दूसरा क्या है, विशेष कारण। विशेष कारण में ये भी थोड़ा सा हम और कर दें। विशेष कारण में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शासक वर्ग की मनमानी, शासक वर्ग अपनी मन की करता हो, सुनने वाला ना हो तब भी होगा। ठीक है, शासकों की लचर व्यवस्था, वो हमेशा भोग विलासता में रहता हो। ठीक है, सत्ता वर्ग का दुरुपयोग। दूसरा क्या होगा, सत्ता का दुरुपयोग यानी गलत उपयोग। इतना सिंपल शब्दों में लिखने का प्रयास करता हूँ कि एक आम उपयोग, एक आम व्यक्ति, एक छोटा बच्चा जो पहले कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएगा। अयोग्य व्यक्ति का शासन, अयोग्य, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ ना आप वैसे ही बनाइएगा। अयोग्य व्यक्ति का शासन, अयोग्य व्यक्ति का शासन। बहुत से अयोग्य व्यक्ति जो लायक नहीं होते हैं उसके बावजूद भी बना दिया है राजतंत्र में। राजा योग्य नहीं है। वो फ्रांस की क्रांति में आप लोग देखे होंगे, एक क्रांति लुईस 14वां था, तो उससे एक बार बोला गया वो अपनी औरत के साथ न राज भ्रमण पे निकलता है और जनता रोटी के लिए खाने के लिए लाले पड़े हैं, तो उसकी वाइफ रहती है, कहती है कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। अबे तिरकी, जिसके पास रोटी नहीं है वो ब्रेड हाउ कैन पॉसिबल खा ले। तो इस प्रकार के जो गलत सत्ता चली जाती है। शायद पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग सुने होंगे, संयोगिता का स्वयंवर, मोहब्बत की जो दास्तां है वो सभी के चीज़ों में है। तो वहाँ पर भी आप देखने का प्रयास करेंगे कि वह शासक वर्ग इतना शादी करने के बाद अय्यासी में डूब जाता है कि वह भूल जाता है कि दूसरे लोग आक्रमण करते हैं और बैंड बजा के लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें होते हैं विशिष्ट कारण में। बहुत से आर्थिक असंतुलन, अभी 2014 में जो परिवर्तन हुआ भारत में वो आर्थिक असंतुलन के कारण ही हुआ था ना। महंगाई इतनी चरमोत्कर्ष पे थी, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे थे, जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुई। अन्ना हजारे आए और पूरी सिस्टम को उखाड़ फेंके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रणालियों में प्रजातांत्रिक कई प्रकार की क्रांति होती है। ठीक है, अरे 40 हो गया। ठीक है, तो ये कुल देखो, अभी थोड़ी सी डिटेल्स तो बहुत है, अब एक एक चीज़ कम से कम 5-6 पेज में मैंने इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें बताकर इसे समाप्त करूँगा, राज्य की अवधारणा भी बता दूँ। 2 चीज़ें मैं बता के उसे ख़त्म करता हूँ। देखो, उपाय क्या है, उपाय इसे क्रांति को रोकने के उपाय।
तो रोकने के, इसको ना अलग से मैं पढ़ाता हूँ। उपाय, रोकने के उपाय में क्या है, सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है। कार्य, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक उदारता का माहौल हो, अपना प्रतिनिधित्व चुनने की छूट मिलती हो। मतलब कहें कि लोकतंत्र की बेस्ट मॉडल ही क्रांति के बिगुल बजाने का आधार हो सकता है, एक लाइन में। अब इसमें जनता अपना प्रतिनिधित्व चुने, हर चीज़ करने का हो, धार्मिक उदारता हो, जाति व्यवस्था की जटिलता न हो, रूढ़िवादी मान्यताएं न हो, ये सारी चीज़ें करती है, ठीक है। दूसरा जो नया कंसेप्ट आता है, राज्य का स्वरूप। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, राज्य का स्वरूप। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक प्लेटो पढ़ेंगे, प्लेटो इनके गुरु थे, और ये हैं अरस्तु। तो कहीं ना कहीं प्लेटो का राज्य की अवधारणा रिपब्लिक में मिलती है, रिपब्लिक इनके ग्रंथ है, रिपब्लिक में मिलती है, जबकि ये पॉलिटिक्स में मिलती है, ये इनके ग्रंथ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय की आदर्श पूर्णता की अवधारणा देखने को मिलती है, पूर्णता की अवधारणा देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉलिटिक्स में आदर्शता प्लस व्यवहारिता प्लस उदारता प्लस लोकतंत्रात्मक अवधारणा देखने को मिलती है। आप ना ऐसे चार्ट बना के लिख लेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें भी ना छोटे में लिख सकते हैं। यदि पूछ दिया कि प्लेटो ने राज्य के कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया, तो रिपब्लिक में। अरस्तु ने किसने दिया, राज्य पॉलिटिक्स में। इनकी प्लेटो के राज्य का स्वरूप किस मॉडल पे है, तो आदर्शात्मकता के स्वरूप पे है। उसके बाद इस अरस्तु के क्या है, तो इस पे आधार पे है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हर विषय वस्तुएं देखने समझने का कार्य किया जाता है। जो बेसिक आयाम है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यदि इसके सिवा आपको दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेटो का पूरा देखिएगा, अरस्तु को पूरा देखिएगा। जितने पॉलिटिकल थिंकर हैं मैं सारे के सारे पढ़ाऊँगा ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि जैसे अंगुली पकड़ के चला रहा हूँ वैसे ही चलते रहना। आपको एक बार भरोसा तो करके देखना यार, भरोसे पे दुनिया टिकी है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि भरोसा मैं कभी आप लोगों का नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। साथ देंगे, अच्छी चीज़ें पाएंगे, तो ये पूर्ण है। अब एक बात कहते हैं, जो साम्य, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी अवधारणा आप देखते हैं, वह कहीं ना कहीं अरस्तु के द्वारा लिखी गई शासन व्यवस्था, संपत्ति, परिवार और दासता का ही एक बहुत उत्कृष्ट रूप है। 3 ही 4 है कि संपत्ति, उदारता यानी दास वर्ग उस समय हुआ करते थे समाज में, तो उसके सुधारने की वकालत करते हैं। और परिवार कैसा होना चाहिए, आप एक बात बताइए, परिवार कैसा होना चाहिए। आप सभी मेरे परिवार के हिस्से हैं, आप सभी लोग मेरे परिवार के हिस्से हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर के लोग, आप हमेशा मेरे परिवार के सदस्य लोग, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो अपने अग्रज से, जिस रूप में सब मानते हैं,
उसे पूछने का आपका पूर्ण अधिकार है। सर ये चीज़ें नहीं आती है, भैया ये चीज़ें नहीं आता है, ठीक है, और मैं कभी ना नहीं करूँगा, कभी गलत सुझाव नहीं दूंगा, कभी गलत किसी चीज़ों को नहीं कहूँगा, आपका हक है, ठीक है। हम सबके साथ सभी के मतों को सुनने के समर्थक हैं कि यदि मेरे परिवार के एक सदस्य को भी, ये पूरी मैं अपनी लाइनें यही देखो, एक कहानी के रूप में पूरी की पूरी परिवारवाद बता रहा हूँ, ठीक है। अरस्तु किस तरीके की अवधारणाएं बताते हैं, हम अपने से जोड़ के बता। अरस्तु की परिवारवाद की फिलॉसफी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि क्या है। देखो, मैं यही चाहता हूं कि आप जैसे 6 लोग हैं, सभी लोग मेरे परिवार के हिस्से, हम 6 लोग एक ही परिवार में रहते हैं। मान लीजिए कोई डिसीजन, कोई काम करना हो, तो मान लो कि मैं बड़ा हूँ, तो आप सभी लोगों का काम है होना चाहिए कि आप लोग एक बार बात बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। यदि मुझे उस में यदि कुछ गलती लगेगी, यदि वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, यदि गलती लगेगी, तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए इसका ये दुष्परिणाम है, यदि तू बता इसे करना चाहते हो या चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो बता। मेरा एक दायित्व ये भी बनता है कि मैं अपनी ही हर चीज़ आप पे न थोपूं, मैं आपकी भी सुनूं। यदि मैं कुछ गलत करता हूँ, आप कहते हैं कि नहीं सर आप ये गलत है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है घर के सदस्य के रूप में कि मैं अपने परिवार की चीज़ें सुनूं, ठीक है, सुनूं कि एक मेरे परिवार सही बोल रहा है, मेरे भले के लिए बोल रहा है। तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है। प्लेटो की परिवारवाद की अवधारणा यही है, संपत्ति की अवधारणा यही है कि सबको समान रूप से वितरण किया जाए और कहीं ना कहीं सब में समानता हो, एक रूपता हो। यही चीज़ें आगे चल के कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का आधार बनी। सोच लो, इससे प्रभावित थे कार्ल मार्क्स। अब एक बात बताओ, एक ही व्यक्ति, आज भारत की दशा ये है कि भारत की लगभग संपूर्ण दौलत मात्र 1% लोगों के हाथों में फिक्स है। 1% से भी कम लोग हैं जिनके हाथों में संपूर्ण दौलत है। तो क्या ये 99% लोग में सत्ता का डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ रहा है? तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसमें एक रूपता लाया जाए, उदारता लाया जाए। तो ये भावपूर्णता होती है परिवार। दासता ये गुलामी के विरोध करते थे कि दासपूर्णता ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं हूँ वो वह भी है, ठीक है, उतने ही इंसान है, तो हम क्यों किसी को गुलाम बना कर रखे। लेकिन बात ये थी कि उसमें राजतंत्र था और राजा प्रजा में गुलाम की चीज़ें थी। यदि ज़्यादा डायरेक्ट बोलोगे तो जिस तरीके से अरस्तु का हुआ था, अरस्तु के डर के मारे ही प्लेटो खुलकर नहीं बोले और उन्होंने बड़ी एक समझदार व्यक्ति की बात चीज़ें होती है कि हम बड़ी चीज़ें कह जाए और पता भी न चले। तो प्लेटो राजा को दार्शनिक होना चाहिए, ये क्या सिद्धांत था उन्होंने बड़ी बखूबी बताया और मैंने अरस्तु के हर भाव को सूक्ष्मता से मूल्यांकित करने का प्रयास किया। एक चीज़ और कहेंगे, मेरी किताब के सिवा यदि आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है तो 2 चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। पहला NIOS का नोट्स, NIOS का नोट्स प्लस इग्नू का नोट्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है, आपको इतनी सिंपल वे में ना मिलेगा। मेरी किताब इस वाली में ना वो दोनों का मिश्रण भी मिलेगा। ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी मिलेगी, जैसे राजेश मिश्रा सर की मतलब 5-7 कोचिंगों के हर चीज़ों का मिश्रण करके मैं बनाने आया हूँ कि जिससे सभी का कल्याण हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक संपन्न होती है, ठीक है।